हेलो फ्रेंड्स। इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बुरे हालत में है और उससे भी खस्ता हालत में अगर कोई चीज़ है देने वो इनका लैब्स, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग के नाम पे कुछ नहीं होता और ये लैब प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर पाते कभी कभी। बट क्या आप इमेजिन करेंगे एक कंपनी जो कि सिर्फ गाँव में टेस्टिंग करती है, वो जो शहर के बड़े बड़े जो डायग्नोस्टिक जाइंट्स है जैसे कि डॉक्टर लालपात हो गया या फिर थायरोकेयर हो गया, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कंपटीशन दे पा रही है और ये जो 1mg ऐसे जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनसे भी सस्ते रेट में टेस्ट प्रोवाइड कर पा रही है। बट आपने अपने सिटीज़ में इन कंपनी को कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ रूरल एरिया में टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में ही ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो चलिए आज हम एक यूनिक कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं और ये कंपनी का नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस चाहिए देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि कंपनी करती क्या है और किस तरीके से फंक्शन करती है। तो जनरली जो बाकी के डायग्नोस्टिक चेंज हो गए जैसे कि डॉक्टर लालपात हो गया फिर थायरोकेयर हो गया, वो मेट्रो सिटीज़ में और स्पेसिफिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने एक हॉस्पिटल में सेटअप करेंगे, अपना एक लैब सेटअप करेंगे और उसके बदले जो भी आपका टेस्ट हो प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू आपके पास टेस्ट आएगा, उससे 15 या 20% वो प्राइवेट हॉस्पिटल को आप दे देंगे। बट ये कंपनी पूरी तरीके से एक अलग मॉडल पे फोकस करती है, जिसकी वजह से एक मार्केट डिस्ट्रप्टर के रूप में उभर के आ पाई है। ये एक्चुअली 3P मॉडल पे फोकस करती है। ये PPP मॉडल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो हमारा पब्लिक हो गया यानी गवर्नमेंट कंपनीज हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया और एक प्राइवेट कंपनी, ये दोनों मिलके जो प्राइवेट कंपनी का जो सोर्स है, जो प्राइवेट कंपनी का काम करने का तरीका है, यानी कि जो स्पीड से वो काम करते हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। दोनों मिलके जितने स्पीड से काम कर रही है उसको बोला जाता है PPP पार्टनरशिप। और आजकल हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इसके वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर होता है एक चीज़ को सेटअप करने का, इस चीज़ को खुद ही बनाने का, और रिस्क हट जाता है। गवर्नमेंट अपना नाम प्रमोट करते रहती है, गवर्नमेंट पैसा दे देती है, गवर्नमेंट फंड एलोकेट कर देती है, बट जो काम करना है, जो स्पीड से काम करना है, जो जिस रफ्तार से काम को खत्म करना है, वो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाती है। इसलिए मॉडल पे गवर्नमेंट आजकल बहुत ही ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इस मॉडल पे शिफ्ट कर रही है। तो ये कंपनी भी इसी मॉडल पे काम करती है। तो जनरली हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें इतना अच्छा लाभ नहीं होता, बट गवर्नमेंट को तो लैब चाहिए ना टेस्टिंग करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनको बोलते हैं कि हम आपको स्पेस दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, पैसा दे देंगे, बट लैब आप सेटअप करो, टेस्टिंग आप करो। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाता है। साथ ही साथ एक प्राइवेट कंपनी का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, जो स्केल में वो काम करते हैं, जिसकी वजह से वो सस्ते रेट में टेस्टिंग प्रोवाइड कर पाते हैं, तो लोगों को भी फायदा होता है, कंपनीज को भी फायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। तो ये PPP मॉडल सबके लिए बेनिफिट हो जाता है जब लैब टेस्टिंग का बात आ जाता है। तो अगर ये कंपनी किस किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है इसके बारे में बात करें, जनरली ये कंपनी जनरली 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पहला हो गया पैथोलॉजी, दूसरा हो गया रेडियोलॉजी और तीसरा जो और सबसे इंटरेस्टिंग जो उनका सेगमेंट है वह टेली रिपोर्टिंग। तो पहले बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में। तो पैथोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आपका ब्लड टेस्टिंग हो गया, शुगर टेस्टिंग हो गया, या फिर जो बहुत सारे टेस्टिंग आप अभी देख रहे होगे स्क्रीन में, ये सारे टेस्टिंग कंपनी करती है। बट इसमें कोई डिफरेंशियल फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो बाकी के प्लेयर्स है, जो बाकी के डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये भी वही पैथोलॉजी सेक्टर में ही ऑपरेट करती है। बट ये कंपनी बाकी सारे प्लेयर्स से भी बहुत ही सस्ते रेट में सर्विस प्रोवाइड कर पाती है और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये गाँव में सर्विस प्रोवाइड कर, जो रूरल एरिया और टायर 2 टायर 3 सिटीज में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये जो पैथोलॉजी सेक्शन है इनके टोटल रेवेन्यू में 38% अभी करेंटली कंट्रीब्यूट। जो दूसरा सेक्शन है इनके लिए सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं वो है रेडियोलॉजी का सेक्शन। तो रेडियोलॉजी में क्या क्या आ जाता है कि एक्सरे आ जाता है, हमारा CT स्कैन आ जाता है, MRI आ जाता है और अल्ट्रासाउंड आ जाता है। ये चारों सेक्शन को मिला के रेडियोलॉजी बनता है। तो रेडियोलॉजी अभी इनके रेवेन्यू में लगभग 47% कंट्रीब्यूट करता है। बट अभी आप लोग सोचे होंगे जो रेडियोलॉजी सेगमेंट है इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, इसमें मोड क्या है, क्योंकि पैथोलॉजी को सेटअप करने के लिए, पैथोलॉजी लैब सेटअप करने के लिए आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आप बहुत ही कम कॉस्ट में पैथोलॉजी लैब सेटअप कर सकते हैं। बट रेडियोलॉजी लैब में ये केस नहीं है। एक रेडियोलॉजी का जो मशीन है या फिर जो एक एक्सरे का मशीन हो गया या फिर CT स्कैन MRI, ये जो मशीन हो गया बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में आते हैं। एक मशीन का कॉस्ट ही लगभग 5 से 10 करोड़ होता है। तो अगर एक इंडिविजुअल एक लैब सेटअप करना चाहता है देन उसको मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 करोड़ चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि वो मशीन का ही कॉस्ट उतना आ जाता है। बट क्योंकि ये इतने स्केल में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इतने सारी जगह पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये इंडिया भर में ऑपरेट करते हैं, इसलिए बल्क में ऑर्डर कर पाते हैं। तो जब भी ये ऑर्डर करते हैं तो डबल डिजिट में ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी इनको एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर देती है। लगभग ये डिस्काउंट 15 से 20% का हो जाता है, जिसकी वजह से ये मशीन जो इनिशियल कॉस्ट होता है, मशीन का बाइंग कॉस्ट होता है, इनको सस्ता पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो रीजनल प्लेयर है ये यहाँ पे इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते। और दूसरा चीज़ हो गया, क्योंकि इतने सारे मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगभग 20 से 25% कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाइंग कॉस्ट कम हो गया, मेंटेनेंस कम कॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से और भी सस्ते रेट पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं।
और जो बाकी के लैब्स है जैसे कि डॉक्टर लालपाथ हो गया या फिर थायरोकेयर हो गया, ये सिर्फ पैथोलॉजी में ऑपरेट करते हैं, ये कोई भी रेडियोलॉजी में ऑपरेट नहीं करता। रेडियोलॉजी में सिर्फ रीजनल प्लेयर्स है, और आप अभी तो जान गए होंगे कि रीजनल प्लेयर्स इनके साथ क्यों कंपीट नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग जो इनका सेगमेंट है वो है टेली रिपोर्टिंग, क्योंकि सिर्फ लैब बना देना सब कुछ नहीं है। लैब को ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएगा देन कितना भी अच्छा मशीन हो जाए उसका कुछ फायदा नहीं है। बट जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनका फी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसीलिए बहुत से रीजनल प्लेयर्स इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। बट ये कंपनी अभी क्या कर रही है कि टेली रिपोर्टिंग के जरिए पहले आपका स्कैन ले जाते हैं और उस स्कैन को उनका जो मेन हब है वहाँ पे सेंड कर देते हैं, और उस हब में बहुत सारे डॉक्टर बैठे होते हैं। तो हर सेंटर में डॉक्टर रखने से अच्छा है कि एक जगह पे सारे डॉक्टर को रख लो और हर जगह से कलेक्शन करके जो डाटा है या फिर जो रिपोर्ट्स है वो कलेक्शन करके एक जगह पे ला जाओ। इसके वजह से जो डॉक्टर का एफिशिएंसी है, यानी कि एक डॉक्टर कितना टेस्ट दिखता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर जाएगा। इसकी वजह से आपका जो और टेस्ट का जो कॉस्ट होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके वजह से ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। इसके वजह से टेली रिपोर्टिंग के जरिए बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, और करेंटली अभी टेली रिपोर्टिंग इनके रेवेन्यू में सिर्फ 8% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट आगे आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही तेजी से स्केल कर सकते हैं, क्योंकि इनका पुणे में एक सेंटर है और उनको कई सेंटर लगाना जरूरी है। और चौथा जो इनका सेगमेंट है वो कोविड का सेगमेंट, और ये कोविड जाने के बाद कोविड का टेस्टिंग कम होने के बाद ये सेगमेंट अभी डिग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी क्वार्टरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू में 2% और ईयरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू में 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट ये बहुत ही जल्दी यहाँ से गायब होने वाला है। तो अभी तो हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, तो चलिए अभी जानते हैं कि इस कंपनी के पास क्या मोट है, यानी कि कौन सा चीज़ इस कंपनी को डिफ्रेंशिएट करती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, डॉक्टर लालपाथ हो गया फिर थायरोकेयर हो गया, ये सिर्फ पैथोलॉजी में ही ऑपरेट करती है, ये रेडियोलॉजी में ऑपरेट ही नहीं करते। तो रेडियोलॉजी में सिर्फ रीजनल प्लेयर्स ही ऑपरेट करते हैं, और इनके पास जो एडवांटेज है, जो स्केल का एडवांटेज है, इसके वजह से रीजनल प्लेयर्स इनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाइंग कॉस्ट में 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, मेंटेनेंस में भी इनको डिस्काउंट मिलता है 20 से 25% का। तो किसी भी तरीके से कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ ये रूरल और टायर 2 टायर 3 सिटीज में ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पे कोई भी फोकस नहीं करता। इसके वजह से बहुत ही बड़े व्हाइट स्पेस में है, जहाँ पे करेंटली अभी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और ये गवर्नमेंट पार्टनरशिप के लिए जितना बीट सबमिट करते हैं उसमें से 78% बीट यही जीत जाते हैं। तो जब ये बीट जीत जाते हैं तो और एक जगह पे सेटअप करते हैं, और ज़्यादा टेस्टिंग होता है, और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ता है, और ज़्यादा मार्जिन भी बढ़ता है। और उसके साथ साथ जो नॉर्मल लोग जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भी आते, वो जब देखते हैं कि इनके पास सबसे सस्ते कॉस्ट में टेस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल लोग भी आपके टेस्टिंग करते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं वो तो टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल बाहर के लोग हैं यहाँ पे आके टेस्टिंग करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर इस चार्ट में आप लोग देखेंगे देन 1 mg सबसे सस्ता रेट प्रोवाइड करता है। पर जब यहाँ पे हम कृष्णा को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कृष्णा से सस्ता कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि 1 mg भी इनके आसपास खड़ा नहीं होता। और जो बाकी के बड़े बड़े कंपटीटर्स है, ये यहाँ से लगभग 40 से 80% डिस्काउंट में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी इनके साथ कम्पीट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसके वजह से इनका मार्जिन ही इरप्ट हो जाता है। और ये सस्ते कॉस्ट में इसीलिए टेस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल को कमीशन देते हैं 15 से 20% जो बाकी के कंपनीज, ये इन्हें नहीं देना पड़ता। इसके साथ साथ इनका कोई रेंटल इनकम नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें सारा स्पेस प्रोवाइड कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई कॉस्ट नहीं होता। इसी के साथ साथ बाकी के मॉडल में भी एफिशिएंसी लाके ये बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम मार्जिन में चीज़ों को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो करेंटली अगर हम देखें, इन्हें 14 स्टेट और 70+ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। बट अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, क्योंकि इंडिया में लगभग 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, और ये अभी 70 डिस्ट्रिक्ट में ही प्रेजेंट है, और अभी ये 10% भी कवर नहीं किए हैं, और अभी से ये बिजनेस इतने अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो पा रहा है। तो सोचिए जब ये पैन इंडिया में स्केल कर जाएगा, इसके वजह से इस कंपनी का साइज कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर स्केल का ही बात करें तो ये कंपनी भी अभी बहुत ही अच्छे तरीके से स्केल कर पाई, क्योंकि रिसेंटली इन्हें बहुत सारे नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिले, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सारी जगह से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये जो दिल्ली वाला कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि बहुत ही एक्सटेंसिव नंबर हो जाता है, क्योंकि अभी तक इन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था 5, 7 या 10 साल का मिल रहा था। और दिल्ली का जो कॉन्ट्रैक्ट है सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है अभी तक का, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर के बेसिस पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। और ये कंपनी का जो फुल पोटेंशियल है आपको अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनका जो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट है ये 2020 के बाद से मिलना शुरू हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इस साल के अंत तक इनका लगभग 20 रेडियोलॉजी सेंटर, 113 टेली रिपोर्टिंग सेंटर और 118 पैथोलॉजी सेटअप होने वाला है। तो ये तो हो गया इनका जो B2G यानी कि जो PPP वाला सेगमेंट है, इसके बारे में। अभी एक नए सेगमेंट में एंटर करना चाहते हैं, जिसमें बाकी सारे कंपनी जो बड़े बड़े पैथोलॉजी चेन्स है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। ये सेगमेंट है B2C सेगमेंट। तो अभी ये सेगमेंट बहुत ही नया स्टेज में है। इसके लिए ये हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप करे, नर्सिंग होम के साथ पार्टनरशिप करे, और इसके वजह से इन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 60% भी कभी भी टच नहीं किया, यानी कि इनका बहुत सारा प्रोडक्ट अभी भी फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है।
तो जब ये B2C सेगमेंट में एंट्री कर जाएंगे तो नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से इनका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से ये बाकी के प्लेयर से और भी तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं। और अभी करेंटली भी देखें दिन ये बाकी के प्लेयर से बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं। और अगर इनका फाइनेंशियल्स का बात करें, दिन का रेवेन्यू लगभग 47% CAGR से ग्रो कर रहा है पिछले 5 साल में, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 100% से भी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है पिछले 5 साल में। बट जब भी आप गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं देन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देता। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे भी नहीं दिखेगा, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक इनका एक भी पेमेंट डिफॉल्ट नहीं किया है। दूसरी चीज़, इनका जो रिसीवेबल डेज है, यानी कि आपको कितने दिन में पैसा मिल रहा है, वो पहले 97 डेज के आसपास था, लेकिन अभी ये गिर के 48 डेज पे आ गया है। उसके साथ इनका कैश कन्वर्जन साइकिल भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गवर्नमेंट ये हेल्थ केयर सेक्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये एक जगह पे पैसा नहीं मिलने की वजह से टेस्ट बंद कर देते हैं देन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि हेल्थ केयर सेक्टर में इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। बट पता नहीं गवर्नमेंट कभी भी क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक रिस्क की तरह आप देख सकते हैं। और अगर मैं दूसरे रिस्क के बारे में बात करूं, देन अभी जो लैब टेस्टिंग इक्विपमेंट में GST इंक्रीज हो रहा है, जो पहले 5% था अभी 12% हो गया है। इसके लिए इनका जो पैथोलॉजी सेगमेंट है वो थोड़ा इसमें मटेरियल प्राइस इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और तीसरा चीज़ ये है कि इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कभी भी 60% नहीं गया है, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा प्रोडक्ट अभी भी उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं जैसे कि होना चाहिए। चौथा चीज़ ये है कि बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरिया में आते अपने हेल्थ का चेकअप करने के लिए या फिर टेस्टिंग कराने के लिए। तो अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इनको रूरल एरिया में सेटअप करने की वजह से वो प्रॉब्लम आ सकता है। पांचवा चीज़ ये है कि अभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनका रिन्यू नहीं हुआ है। रिन्यू नहीं हुआ का मतलब है इनका बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट 2018 में साइन हुआ था, तो लगभग जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड हो जाता है 5 से 7 ईयर हो जाता है। तो हमें 2025 के बाद ही पता चलेगा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कितने बेसिस पे रिन्यू होता है, यानी कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो पाता है। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है देखने के लिए। और लास्ट दो चीज़ ये है कि अगर कंपटीशन ही एंट्री कर जाए, जैसे कि डॉक्टर लालपत हो गया या फिर थायरोकेयर, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो अगर इस चीज़ में एंट्री कर जाते हैं, रेडियोलॉजी में हो गया या फिर रूरल एरिया में हो गया या फिर PPP पार्टनरशिप में हो गया, तो इनको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। और लास्ट चीज़ ये है कि जो हेल्थ केयर का सेगमेंट है, अगर आपने एक भी टेस्ट गलत ले लिया या फिर किसी भी तरह से आपने गलत रिपोर्ट दे दिया, देन आपके ऊपर लीगल केस हो सकता है। इसलिए इन्होंने एक बड़ा लीगल टीम भी अभी रिसेंटली हायर किया है। बट कंपनी के ऊपर लीगल केस कभी भी अच्छा नहीं होता, तो इनको ये लीगल केस से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। ये भी एक एंटीथेसिस हो जाता है इस कंपनी के लिए। तो अभी अगर हम इनका वैल्यूएशन के बारे में बात करें, तो इन्हें अपने कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही अच्छे प्राइस में अवेलेबल, बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है। बट यहाँ पे सेक्टर का डी रेटिंग हो रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम में जो डायग्नोस्टिक सेक्टर था ये बहुत ही फेवरेट बन चुका था इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन कोविड जाने के बाद ये सेक्टर अभी इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा बाकी के इन्वेस्टर के लिए। बट इस कंपनी का कोविड से इतना कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, वो बाकी के कंपनीज का होता था। तो इस कंपनी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए डाउन जा सकता है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही डी रेटिंग हो रहा है। तो ये था इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस। अभी बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट के बारे में, जहाँ पे मैं 90 सेकंड के अंदर आपको पूरा चीज़ को समझाने का ट्राई करूँगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ये कंपनी रूरल विलेजेस और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये PPP मॉडल पे काम करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट और एक कंपनी मिलकर काम करती है। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लगभग 5, 7 या फिर 10 साल का होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू रेट क्या होता है। और ये अकेले ऐसे डायग्नोस्टिक चेन है जो कि रेडियोलॉजी में भी काम करता है, क्योंकि बाकी के सारे जो प्लेयर्स हैं सिर्फ पैथोलॉजी में काम करते हैं, जिसकी वजह से इसको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। और बाकी के जो रीजनल रेडियोलॉजी प्लेयर्स है इसके साथ कम्पीट ही नहीं कर पाते। इसके साथ साथ जब इनका बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेगा, बहुत सारा टेस्ट सेंटर बनने लगेगा, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। और जब इनके पास ज़्यादा टेस्ट आने लगेगा, इनका एफिशिएंसी बढ़ने लगेगा, तो इनका मार्जिन भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव हो सकता है। और इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये लगभग 70+ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, लेकिन जो इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो लगभग 700 से भी ज़्यादा है, यानी कि अभी 10% भी कवर नहीं किए है। तो इनके पास जो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये था कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में हमारा पूरा एनालिसिस। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला होगा, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा इस कंपनी के बारे में, और एक अच्छा एग्जाम्पल भी मिला होगा कि कैसे कंपनी रूरल रीजन से आके मेट्रो सिटीज़ में जो प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं उनको डिस्टर्ब कर पाती है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।